स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 500 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु संख्या यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या दर्शाता है। तो ये हमारा एक एटम है, इसके अंदर में आप ये जो बीच का पोर्शन है इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। और इसके जो बाहर ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पर हमारे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में नेगेटिवली चार्ज होता है। तो किसी तत्व का जो परमाणु संख्या है यानी कि जिसका जो एटॉमिक नंबर है उसके नाभिक में मौजूद जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये जो प्रोटॉन है इसकी संख्या के बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है हमारा, इसका हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है और एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर 6 है वो प्रोटॉन के बराबर होगा, यानी कि जो प्रोटॉन होंगे कार्बन के वो 6 ही होंगे। तो जो हमारा एक न्यूट्रल एटम होता है ना, उसके अंदर में जो प्रोटॉन होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे एक न्यूट्रल एटम के अंदर में। हमारा जो एटॉमिक नंबर है ये क्या दर्शाता है, ये हमारे प्रोटॉन दर्शाता है। लेकिन हमारा ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या ये भी नहीं होगा, हमारा द्रव्यमान संख्या ये भी नहीं होगा, समस्थानिक संख्या ये भी नहीं होगा, और हमारा बचा क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, पर ये ऑप्शन के अंदर हमें कहीं भी प्रोटॉन नहीं दिया। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा प्रोटॉन जो होता है किसी न्यूट्रल एटम के अंदर में वो हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर में जो प्रोटॉन है वो नहीं मेंशन करा, इसमें इलेक्ट्रॉन मेंशन किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन परमाणु संख्या यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे किसी न्यूट्रल एटम के अंदर में उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होंगे। ठीक है, वैसे अगर इसके अंदर प्रोटॉन होता तो भी हमारा सही उत्तर होता, लेकिन इस ऑप्शन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है क्योंकि इसमें प्रोटॉन ना देकर के इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी गया है न्यूट्रल एटम। तो जो न्यूट्रल एटम होगा हमारा उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे बराबर होंगे, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमारे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के केस में हमारे 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो हमारा जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे जो हमारा एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि कितना है 12, और जितना हमारा एटॉमिक नंबर है यानी कि हमारा 6, इनको माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 6 आएगा। तो हमारे कार्बन के केस के अंदर में हमारे प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, और हमारे न्यूट्रॉन भी 6 ही होंगे। न्यूटन के प्रथम नियम का सही अनुप्रयोग कौन सा है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये हमारा जड़त्व यानी कि जो इनर्शिया है इसका नियम होता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया का ये बताता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर वो विराम या फिर जो रेस्ट की अवस्था में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और या फिर अगर वो एक समान गति से सीधी रेखा के अंदर में चल रही है, ठीक है, तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी बल ना लगाया जाए, यानी कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगाया जाए वो अपने रेस्ट में रहेगी या फिर अपनी समान गति से सीधी रेखा में चलती रहेगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इसमें दिया गया है वस्तु का विराम में रहना या फिर समान गति बनाए रखना। तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि हमारी कोई भी वस्तु अगर विराम में है या फिर एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वो चलती रहेगी या फिर विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, जब तक कि इस पर कोई भी बाहरी फोर्स ना लग जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसके अंदर में। और आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वाहन का अचानक रुकना, ये जो है हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक एग्जाम्पल है। तो जब भी कोई वाहन रुकता है ना तो यात्री क्या होता है, जड़त्व के कारण यानी कि जो इनर्शिया है उसके कारण जो है आगे की ओर झुक जाता है। ये उसका फर्स्ट लॉ नहीं है बल्कि उसका एक एग्जाम्पल है। तो आपको प्रथम लॉ का बताना था ना कि एग्जाम्पल का। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर में कंफ्यूज नहीं होना, हमारा बी इसका सही उत्तर होगा। नंबर सी हमारा बल और त्वरण यानी कि हमारा जो फोर्स और एक्सेलरेशन है उसके बारे में पूछा गया, यानी कि हमारा फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ नहीं है हमारा सी वाला। ठीक है, फिर डी है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया बल यानी कि हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि इसका जो मास है वो समान रहे और लेकिन इसकी जो त्रिज्या यानी कि इसका जो रेडियस है वो 10% घट जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू है वो क्या होगी। हमारी जो पृथ्वी है उसका जो मास है यानी कि इसकी जो द्रव्यमान है वो हमारा एम है, और जो हमारा रेडियस यानी इसकी जो त्रिज्या है वो हमारा आर है, और जी जो है इसमें ये हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल जी का फॉर्मूला है। हमारे प्रश्न में दिया गया है कि जो हमारी त्रिज्या यानी कि रेडियस है वो अगर 10% घट जाए तो हमारा नया रेडियस यानी कि हमारा जो आर डैश है वो क्या होगा। तो हमारा आर में से 10% घटा देंगे आर को हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, आर डैश 0.9 आर आएगा। ठीक है, और जो हमारा नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी है वो हमारा हो जाएगा जी डैश, तो ये क्या होगा जी एम बाय
आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमारे आर की वैल्यू चेंज हो गई ना इसमें, तो यहाँ पर जो आर डैश है वो क्या है हमारा 0.9 आर है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 0.81 आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा स्मॉल जी डैश। ठीक है, इसमें जी एम बाय जो आर स्क्वायर है वो हमारा जी होता है, तो यहाँ से जी एम बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारा क्या बचेगा जी डैश इज इक्वल टू जी बाय 0.81। ठीक है, तो 1/0.81 हमारा होता है 1.23, और ये जी हमारे इसके साथ में इनटू में है ही। अब हम लोग इसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, लगभग 23% के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमारा जो द्रव्यमान यानी कि हमारा जो मास है अगर वो चेंज ना हो, सेम रहे, और जो हमारा रेडियस है वो 10% घट जाए, तो हमारा जो जी है ये हमारा लगभग 23% बढ़ जाएगा। हमारे ऑप्शन के हिसाब से जो 21% है ये थोड़ा क्लोज है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक मार देंगे, लेकिन वैसे हमारा 23% आंसर होगा इसका। तो हमें लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, और हमें जो है इसके बेसिस पे बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेटमेंट है यह है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यह हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो लाइट है यानी कि हमारा जो प्रकाश है ये हमारी विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम यानी कि किसी भी मीडियम की जो है जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बिना किसी मीडियम की भी चल सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है जो प्रकाश है ये निर्वात में चल सकता है, यानी कि जो वैक्यूम होता है ना हमारा, ठीक है, जो वैक्यूम होता है हमारा जो यूनिवर्स है आपको पता है इसके अंदर में कोई एयर वगैरह नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, तो हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, तो वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है तभी पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी चल सकता है। तीसरा कथन हमारा इसकी गति सभी माध्यमों में समान होती है, क्योंकि इसका जो स्रोत है वो समान रहता है, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये सभी माध्यमों में सेम नहीं रहती। प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो एयर से किसी गिलास के अंदर में ट्रेवल करेगा, तो इसकी स्पीड जो माध्यम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से चेंज हो जाएगी, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग है, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग है। तो लेकिन हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो हमारा समान रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी इसका जो आवर्त है वो हमारा चेंज नहीं होता। ठीक है, बस इसकी जो स्पीड और जो वेवलेंथ है वही चेंज होती है। प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, वो हमारी वैक्यूम यानी कि निर्वात के अंदर ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा इसी में इसकी स्पीड होती है। तो हमारा पहला और दूसरा जो है ये सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा, केवल 1 और 2 हमारा सही है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता। डीएनए और आरएनए ये दोनों जो है न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो नाइट्रोजन बेसिस का होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में हमारा ए, टी, जी और सी यानी कि हमारा एडेनिन, ग्यूनिन, थाइमिन और साइटोसाइन ये नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा आरएनए होता है उसके अंदर में हमारा एडेनिन होता है, ग्यूनिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन इसमें थाइमाइन नहीं होता, इसमें थाइमाइन की जगह पे यूरेसिल होता है। ठीक है, यही इसमें अंतर है, इसमें हमारा थाइमाइन था, इसमें हमारा यूरेसिल है। तो हमसे पूछा गया है कि डीएनए में क्या मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में नहीं होता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाइमिन। ठीक है, ये थाइमिन हमारा डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ये आपको याद रखना है। कैंचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन कोई नेत्र नहीं, यानी कि कैंचुए के पास में कोई भी आंख नहीं होती। ठीक है, ये जो है बेसिकली आंखों के बजाय अपनी जो त्वचा होती है ना उसके अंदर में एक फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश संवेदी कोशिकाएं की मदद से क्या करता है, प्रकाश और अंधेरे को महसूस करता है। ठीक है, हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल में क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो हमारा जो जल है, ठीक है, इसके अंदर में जो भी कठोरता होती है वो हमारे मैग्नीशियम या फिर जो कैल्शियम के जो आयन्स होते हैं इनकी मौजूदगी की वजह से होती है, क्योंकि इसके जैसे अन्य सॉल्ट्स जैसे कि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और जो सल्फेट होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण जो हमारा पानी है उसकी कठोरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो साबुन को जब हार्ड वाटर में मिलाया जाता है तो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये साबुन के साथ में रिएक्शन करके जो अघुलनशील अवक्षेप यानी कि जो स्कम है, ठीक है, वो बना देते हैं। ठीक है, जिससे जो झाग है वो नहीं बन पाता। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
पानी। पानी सेल के अंदर में क्या करता है, ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए एक माध्यम का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनको जो ट्रांसपोर्ट करना होता है, इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो सेल की जो शेप होती है ना, जो भी सेल की हमारी शेप है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ताकि सेल की शेप है हमारी वो बिगड़े ना, ठीक है। साबुन यानी कि सोप का जो निर्माण है वो क्या कहलाता है, जैसे तेरा ऑप्शन नंबर बी, सेपोनिफिकेशन। तो जब भी हम लोग ऑयल या फिर जो फैट होता है उसकी रिएक्शन कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं, तो सोप और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। यानी कि साबुन और ग्लिसरॉल हमारा बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग सेपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। श्वेत सीमा यानी कि जो ऑडिबल रेंज है, इससे बाहर की ध्वनि कौन सी होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो हमारे कान की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो जो 20 हर्ट्ज से कम जो फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो हमारे जो कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो है वो नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। ये हमारी लिमिट होती है। एसआई के अंदर में बल का मात्रक क्या है, तो एसआई यूनिट के अंदर में जो बल की यानी कि जो हमारी फोर्स है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। इसके अलावा हमारी जो जूल है ये हमारी किसकी यूनिट है, ये हमारी जो कार्य है यानी कि हमारा जो वर्क है, और जो हमारी जो ऊर्जा यानी कि हमारी जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी यूनिट होती है हमारी जूल। और जो हमारा वाट है ये हमारी पावर यानी कि जो हमारी शक्ति है उसकी यूनिट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो घन सेंटीमीटर है ये हमारी वॉल्यूम का जो है एक सीजीएस मात्रक है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है बल्कि ये सीजीएस मात्रक है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज के अंदर में लगभग 90% तक विटामिन सी पाया जाता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा ये एक हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, और हमारे जो स्किन और जो हमारे गम्स होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं, उनको हेल्दी रखता है। फिर हमारा जो विटामिन डी है ये हमारा जो सनलाइट से मिलता है। आज हमने साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 8 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।